हमारे राज्य के सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जो किसान उन्नत किस्मों का चयन करके मूंगफली की खेती करते हैं वे किसान अधिक उपज भी लेते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं। तो किसान भाइयों, आप मूंगफली की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें इसकी खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर आर प्रसाद जी। किसान भाई, अब मूंगफली बोने का समय चल रहा है। किसान भाई, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पर भी आप मूंगफली लगाएं उसके लिए आपकी जो ज़मीन है वो बलुई दोमट है और इसका पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। किसान भाई ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पीएच के साथ ही साथ उस खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मूंगफली की खेती। किसान भाइयों, खरीफ मूंगफली की सफल खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें वर्षा के पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो। भूमि की किस्म के अनुसार ही मूंगफली की विस्तारी, झुमका तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का चयन करें तथा यथा संभव प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोत से क्रय किया गया बीज ही काम में लेवे। इसमें किसान भाई जो मुख्य रूप से देश स्तर पे जो प्रभेदें हैं उनमें मुख्य रूप से है ICGS 1, 11 और 44। चूँकि ये बिल्कुल नई प्रभेदें हैं और इनकी उपज क्षमता लगभग 30 कुंटल से लेकर के 35 कुंटल है, इसलिए किसान भाई बेहतर है कि आप इन्हीं प्रभेदों को लगाएं। किसान भाई, इसके लिए 2 तरह की मुख्य रूप से प्रभेदें होती हैं, जो एक होता है फैलने वाली और एक होता है गुच्छे वाली। तो गुच्छे वाली के लिए जो आप किसान भाई जो बीज होता है वो लगभग 75 से 80 किलो होता है और फैलने वाली के लिए 90 किलो के आसपास हम बीज का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ किसान भाई, इसमें प्राय यह देखा गया है कि मूंगफली में खाद और उर्वरक का बड़ा ही महत्व है। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 6 टन आप सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला दें और साथ ही साथ उसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने खेत की जांच करा लें और उसी के अनुशंसा पे ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर आपने जांच नहीं कराया है तो 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, उसके साथ ही साथ सल्फर और बोरान, इसका भी प्रयोग करें, क्योंकि इसका मूंगफली के उपज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खेत की को बहुत ज़्यादा गहरा जोतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूंगफली में एक पिगिंग अवस्था होता है, जो ज़मीन के अंदर जो फल है वो जाता है। बहुत ज़्यादा गहरी जुताई कर देने पर वो बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण से आपको मूंगफली की खुदाई करने में दिक्कत होती है। खरीफ मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय जून से मध्य जुलाई तक है। खेत की अच्छी तैयारी के बाद दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिलाएं। सफेद तट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में फोरेट 10% का, क्यूनाल्फास 5% या कार्बोफ्यूरान 3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देवें। किसान भाई, इसके लिए जरूरी है कि आप बीज का उपचार करें, क्योंकि मूंगफली में प्रायः देखा गया है कि बहुत सारे रोग और कीट जैसे दीमक ये लग जाते हैं और साथ ही साथ तनाबेधक कीट भी लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक का 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से लेकर के दवा और उसको उपचारित करें और उसके 12 घंटे के बाद 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास 20% का इस्तेमाल कर आप बीज को उपचार करके अगर आप लगाते हैं तो आपके मूंगफली में कोई रोग और बीमारी नहीं लगेगी। इसमें जो दूरी होती है, एक का हम रखते हैं 45 × 15 सेंटीमीटर और दूसरे का 35 × 10 सेंटीमीटर। झुमका किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा विस्तारी एवं अर्ध विस्तारी किस्मों की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूर स्थित कतारों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। झुमका किस्म में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अन्य किस्मों में लगभग 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद किसान भाई, जो मुख्य समस्या होती है खरपतवार। तो जैसे ही आप मूंगफली की बुआई किए हैं, बुआई के बाद आप प्री इमरजेंस में पेंडामिथिलिन जो दवा होता है उसका 1 लीटर में 2.5 से 3 ml मिला करके अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो लगभग 80 से 85% खरपतवारों का रोकथाम हो जाता है। और साथ ही साथ किसान भाई, इसके बाद खरपतवार नियंत्रण में जैसे ही आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तो आप खुरपी की सहायता से आप निराई गुड़ाई कर दें
उसके बाद से जैसे ही पौधा आपका 40 से 45 दिन का हो, किसान भाई उस समय निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय मूंगफली में पिकिंग की अवस्था होती है और उस समय फल बनने की अवस्था होती है। तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और किसान भाई इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मूंगफली की उपज बहुत बढ़िया होगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं और इसकी खेती से अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो जो किसान भाई इन लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे हैं, वे किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई इस समय एंथोरियम की खेती अच्छे से कर सकते हैं। पहले एंथोरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे, जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई, जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसकी पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो जिसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाज़ारों में, तो वो लगभग 250 से 300 रुपये प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका सबसे इसकी वैरायटी के जब हम चूज़ करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज़ होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा वाइट। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और अब इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर या फिर इसका कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका कल्टीवेशन हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो इस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम इसको पॉली हाउस में करते हैं या फिर नेट सेड हाउस में करते हैं। नेट सेड हाउस में करने से क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बेहतर होता है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है इसके लीव्स। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है पॉली हाउस या नेट हाउस में, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं फॉगर से, जो 75 से 80% होता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब न्यूट्रिशन कैसे करना है या फिर इसका मीडिया कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, ये या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का प्रत्यारोपण करते हैं। जो पौधे होते हैं या तो हमको टिश्यू कल्चर से प्राप्त होते हैं या तो हमको साइड सकर्स से प्राप्त होते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उनके बगल से जो सकर्स निकलते हैं उसको हम साइड सकर्स बोलते हैं। उन्हीं का उपयोग हम नए पौधों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरा आधा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इसमें हमको न्यूट्रिशन कैसे देनी है। इसमें न्यूट्रिशन हम यूरिया डाई पोटास के रूप में नहीं देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार
स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट, उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग के पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपये, और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपये। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। आज देश के बहुत से भागों में पानी की गंभीर समस्या देखने में आ रही है और अपने प्रदेश में तो पानी और भी अधिक समस्या है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने पानी बचाने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं, जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी भूमि जल में और खेत का पानी खेत में। करके किसान भाई कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में फसलों और बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। परंतु किसान अपने स्तर पर इसे कैसे करें, इस बारे में जानते हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी से। हम आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस शरीर का 70% हिस्सा जल है और इस धरा का भी 70% हिस्सा जल है। इसलिए प्रकृति से जो जल मिल रहा है हमें, उसे सहेजना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए, और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। प्राचीन काल में कुएं, बावली, तालाब, सरोवर, यह सब जल संग्रह के केंद्र थे। अब कुएं तो बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। अब हमें पुनः उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुएं हमें फिर बनाने पड़ेंगे। जहां कुएं बचे हैं उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें गहरा करना पड़ेगा, ताकि बारिश का पानी हम सुरक्षित रख सकें। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। बरसात का जल सहेजने के कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, कहीं सोखता गड्ढा बना लेते हैं, कहीं चेक डैम बनाते हैं, कहीं स्टॉप डैम बनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बांध बनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं, जहां से जल संग्रह करके हमारी योजना है कि हम बिजली भी थोड़ी पैदा करें।
जो नदियों का पानी है उसे चेक डैम के माध्यम से हम रोकते चलें, इधर उधर ना जाए, इसलिए पक्के तटबंध बना लें ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए, बरसात का पानी उसमें जाए, प्रवाह हो। हमें जल संग्रह के लिए और जल उपयोग के लिए ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी का कम प्रयोग करें, अधिक विस्तार पाएं। हमें दलहन और तिलहन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरहर है, लोबिया है, मूंग है, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे कम जल में अधिक उत्पादन होता है। साथ ही हमें सिंचाई के उन साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन सिद्ध हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, अभी मैं जल संरक्षण को लेकर आपसे कुछ बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संग्रह के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला हनुमानगढ़ से राकेश कुमार ने। आप पिंजड़ा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राकेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सभी मत्स्य किसानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग केज कल्चर मतलब पिंजरे में मछली पालन कैसे करेंगे, इसके नए नए प्रौद्योगिकियों की हम आज विस्तृत आपको बताएंगे। इस तरह की जितना भी तकनीकी है केज कल्चर की तकनीकी, वो बड़े बड़े जलाशय, मान लीजिए चौर हो या मन हो, इस तरह के जलाशय में आसानी से किया जा सकता है। और इस तरह की प्रौद्योगिकी जितना भी चौर या मन के बगल में जितना भी मत्स्य किसान रहते हैं वो अच्छे से इसको उपलब्ध कर सकते हैं। जब भी आप केज कल्चर शुरू करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका जो जलाशय है वो मिनिमम 2 मीटर से 5 मीटर उसका जो पानी का गहराई है वो उपलब्ध हो, और तभी वो केज कल्चर के लिए उपयुक्त है। जिसका लंबाई 6 मीटर और डेप्थ हो गया आपका 4 मीटर और जो विड्थ है वो भी 4 मीटर। पर 4 मीटर का जो गहराई है उसमें पानी के अंदर हम डाले हैं 2.5 मीटर और ऊपर हम रखे हैं 1.5 मीटर, ताकि ये फ्लोटिंग अवस्था में रह सके। केज के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ती एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केज के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े हैं। आयताकार केस के फ्रेम को तैराने के लिए 200 लीटर क्षमता वाले 36 पीस प्लास्टिक ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलोन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको मन के ऊपर एक फ्लोटिंग राफ्ट, जैसे आप देख पा रहे हैं जितना भी सामने जहाँ पर हम लोग चलते रहते हैं उसको हम कैटवॉक बोलते हैं। वो फ्लोटिंग मतलब थोड़ा इसको HDPC जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन इस मटेरियल का बनाना चाहिए। और तालाब के नीचे आपको एक नेट डालना चाहिए ताकि मछली आपके नेट के अंदर ही रहे। जब आप लोग मछली का चयन करते हैं केज कल्चर के लिए तो
हम आवश्यक ये 2-3 पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक है मछली थोड़ा हार्डी हो, जैसे ज़्यादातर लोग पंगाशियस या कॉमन कार्प को पालन करते हैं, पर हम लोग इस परियोजना के तहत हम लोग रोहू का चयन किए हैं। मछली ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे चुनना चाहिए जो मछली बहुत ही आसानी से रह पाए और जिसको हम जो भी खाना दे वो आसानी से वो ग्रहण भी कर ले, ताकि उसका विकास अच्छे से अच्छा हो सके। असल मुद्दा ये है हम लोगों को उत्पादन हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 मीटर क्यूब में हम लोग लगभग 10 से 15 अंगुली का डालेंगे। इसका मतलब है हम इसका जो इंटेंसिटी है, जो स्टॉकिंग का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ा रहे, पर इसके साथ हमको प्रबंधन को भी बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके नीचे वाले जाल की ओर ना सेवल का एक पूरा लेप आ जाता है कुछ दिनों के बाद। तो उस समय कुछ मछलियाँ ऐसे हैं, जैसे तिलापिया मान लीजिए या रोहू, वो क्या खाता है, उसको सेवल या पेरीफाइटन करके एक आता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको अगर स्टॉकिंग करते हैं तो धीरे धीरे मेरे सेवल और पेरीफाइटन भी खत्म हो जाएगा, जाल भी साफ दिखेगा। पानी मतलब ये जो पूरा पर्यावरण है, जलीय का पर्यावरण और मछली की सेहत, हम दोनों को ही देखभाल कर सकते हैं। अब केज कल्चर के महत्व इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि केज कल्चर में जितना भी मछली उत्पादन होता है वो देखा गया है हम लोग इस परियोजना के दौरान कि लगभग 1 महीना में वो 80 से 100 ग्राम की वृद्धि मिल पाता है। वो इसी कारण क्योंकि हम लोग कम जगह में उसको खाना उपलब्ध करवाते हैं और 3 से 5% जब खाना उपलब्ध करते हैं उसका पचन का भी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाता है और खाना जो है वो मिसयूटिलाइज नहीं हो पाता है। जाड़ा के छोड़कर मतलब आप नवंबर से जनवरी महीने के छोड़कर बाकी जब भी महीने को दीजिएगा तो 3% उसके मछलियों के ओजन के ऊपर आप खाना प्रयोग कीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर 12 कंपार्टमेंट है। तो ये कंपार्टमेंट बनाने के लिए नई योजना के अंतर्गत ये अच्छे से आप उसके अनुदान ले सकते हैं। अनुदान के लिए आपको बस अपना जलाशय के रकबा और उनके पानी की गहराई और आपका क्या प्लान है, मतलब आप कौन से मछली पालन करना चाहते हैं, कौन से साइज का पालन करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।